नमस्कार, मेरा नाम है विकास और हम आज पहुंच चुके हैं क्लास 6 के सामाजिक अध्ययन के चैप्टर नंबर 10 पर, जिसका नाम है नए साम्राज्य और राज्य। ठीक है, तो चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक जो है कहानी दी गई है, तो पहले उसको पढ़ते हैं। अरविंद राजा बना। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में मूंछों पर ताव देते हुए रुपहले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचो उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है वह? अरविंद सोचने लगा। अब देखिए, इन कहानियों से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है, ठीक है ना। ये कहानियाँ हमें कुछ सिखाने के लिए हैं, हमें चैप्टर के बारे में सोचने के लिए है, ठीक। तो जो उसके दिमाग में जो सवाल आया अरविंद के, वही हमें सोचना है, ठीक। तो क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है कि इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसे तुमने अध्याय 9 में गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा, परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया। अब देखिए, पुराने टाइम में राजा के जो है, अगर कहा जाए कि राजा के दरबार में कुछ मंत्री रहते थे, कुछ कवि रहते थे, ऐसे ही कुछ जो है लेखक भी रहते थे जो उसके बारे में लिखते थे। जैसे कोई राजा मान लीजिए कोई युद्ध जीत कर आया, तो उस युद्ध के बारे में उसके जो है वो लिखा, उसकी कहानी लिखी। और इन्हीं कहानियों से आज के समय में हम जो है इतिहास जो पढ़ते हैं, वो इन्हीं कहानियों से जो है इतिहास को निकाला गया। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, ठीक है। अब समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में ज़रा देखते हैं। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है? कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान और एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं, यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। अब देखिए, प्रशस्तियों का मतलब प्रशंसा हो गई। तो जो अब कवि है, मान लीजिए कोई किसी राजा के दरबार में, तो वो हमेशा उसकी, अगर कहा जाए तो उसके बारे में अच्छा ही लिखेगा, है ना, उसकी प्रशंसा ही करेगा। योद्धा समुद्रगुप्त, जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घाव के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। यह वर्णन तुम्हें उस राजा के बारे में क्या बताता है? राजा किस प्रकार युद्ध लड़ते थे। अब इस जो है कहानी से, या इस जो है दो लाइनों से हमें क्या पता चल रहा है? हमें ये पता चल रहा है कि राजा जो है वो मैदान में सैनिकों के साथ युद्ध लड़ता था, ठीक है, और जो है उसको जो है कई बार चोटें भी आती थी। अगर तुम मानचित्र 7 यानी प्रश्न नंबर 105 को गौर से देखो तो पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरह कुछ क्षेत्र बैंगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे। यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। अब देखिए, मानचित्र में क्या क्या दिया गया है, आप एक बार मानचित्र जो है खोल के देख लेना, ठीक है। तो मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यव्रत के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। अब देखिए, ये गुप्त वंश का जो है शासक था, तो ये सबसे जो है प्रतापी शासक था गुप्त वंश का, ठीक। तो इसने जो है बहुत सारे राजाओं को अपने जो है हराकर उनका राज्य अपने राज्य में मिला लिया। उसी को जो है कलर के हिसाब से दिखाया गया। अब हरे रंग का क्षेत्र बता रहे हैं, तो वो है जहां उसने जो है 9 राज्यों को, 9 शासकों को हराकर जो है अपने राज्य में मिलाया था।
इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं, जिनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी थी, यानी कि अपने प्रभाव क्षेत्र में आप हमसे ऊपर नहीं हैं, इस प्रकार से आप राज्य कर सकते हैं। यानी आप राजा हैं लेकिन हम आपके राजा हैं। ठीक। पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैगनी रंग से रंगा गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ आते थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे और उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये कि जो राजा जो है दूर जो दिखाए गए हैं वो जो है राजा से अपने जो है मेल जोल बना कर रखते थे, उसके लिए उपहार लाते थे, क्योंकि उनको भी ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे राज्य पर भी युद्ध जो है वो करने समुद्रगुप्त आ जाए। ठीक है। वाय इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है संभवतः कुषाण या शक के वंश के थे। इनमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार किया, उनकी पुत्रियों का विवाह उससे किया। तो इनने जो है अधीनता उसकी स्वीकार कर ली कि आपको जो है हम पूरा सम्मान देते हैं, आपके शासन में ही हम अपना शासन करते रहेंगे। अब ये कुछ चित्र दिए गए हैं सिक्कों पर। ठीक। समुद्र बीणा बजाने वाला राजा समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है, जैसे इस सिक्के में उन्हें बीणा बजाते हुए दिखाया गया है। अब एक राजा का शौक अगर मान लीजिए कि बीणा बजाना है तो उसको जो है सिक्कों पर ढाल दिया है। अब आगे पढ़ते हैं। मानचित्र में प्रयाग, इलाहाबाद का पुराना नाम, उज्जैन और पाटलिपुत्र ढूंढो। ठीक है, पटना। ये गुप्त शासन के महत्वपूर्ण केंद्र थे। आर्यव्रत और दक्षिणापथ के राज्यों के साथ समुद्रगुप्त के व्यवहार में क्या अंतर था? क्या इस अंतर के पीछे तुम्हें कोई और कारण दिखता है? अब ये जो है कलर हम देख रहे हैं, तो आंतरिक राज्य कौन सा है? जो गुलाबी रंग के हैं। ठीक। बाहरी राज्य जो नीले रंग के हैं, जैसे श्रीलंका हो गया, इसके अलावा गुजरात का थोड़ा सा भाग है आज के समय में, और पाकिस्तान का अगर कहा जाए जैसे सिंध को छोड़कर। आगे चलते हैं। वंशावलियाँ। अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। यह प्रशस्तियाँ भी समुद्रगुप्त के पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती हैं। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवी गण की थीं। अब ये हम महाजनपद काल में भी पढ़ चुके हैं कि लिच्छवी वंश मतलब जो है लिच्छवी गण कहाँ पड़ता था, तो एक बार उसको आप पलट कर देखिए किताब को। और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी। महाराजाधिराज मतलब कि आप जो है आसपास के राजाओं जो है आप आसपास के जो राजा हैं वो भी आपको अपना राजा मानते हैं, वो महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण करते थे। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। यानी पहले जो राज्य एक छोटे से इलाके से शुरू हुआ था वो धीमे धीमे साम्राज्य में बदल गया। विक्रम संवत एक साइड में ये दिया गया है, तो इसको भी ज़रा देख लेते हैं। 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ में होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अब देखिए विक्रम संवत का क्या जो है महत्व है आज के समय में, ये हम जान सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ शादियाँ होती हैं या कोई मतलब जो है कोई कार्यक्रम होता है जिसमें पंडित को बुलाया जाता है, तो पंडित आपको विक्रम संवत के बारे में वहाँ पर जो है चर्चा करते हैं, विक्रम संवत का नाम जरूर लेते हैं। तो विक्रम संवत क्या है, जैसे आज जो क्या कहें जो सन चल रही है, जैसे मान लीजिए 2022 चल रही है, तो उसमें जो है 58 साल आप जोड़ दीजिए तो वो विक्रम संवत हो जाएगा। अब इन उपाधियों को महत्व के हिसाब से सजाओ, जैसे राजा, महाराजा, अधिराज, महाराजा। ठीक है। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावलियों पूर्वजों की सूची से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों
तथा सिक्कों से पता चलता है उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को पराजित किया। बाद में ऐसा विश्वास किए जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। इसमें से कुछ के बारे में जानकारी अध्याय 11 में मिलेगी, जो हम आगे पढ़ेंगे। हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों और सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे। अब हर्षवर्धन ने जो है वो अपनी जीवनी लिखवाई थी, जिसका नाम था हर्षचरित, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी है। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देखते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन किया गया है। चीनी तीर्थयात्री श्वेतसांग, जिनके बारे में हमने जो है पिछले चैप्टर में पढ़ा था, काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहाँ जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया है। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की हो जाने पर थानेसर के राजा बने। अब ये जो है हम पहले से भी पढ़ते हुए आए हैं, हमने पढ़ा होगा, ठीक। और आज भी जो है देख लेते हैं कि जो जैसे मान लीजिए कोई राजा है, उसके मान लीजिए 4 पुत्र हैं, तो सबसे बड़ा पुत्र जो है वो राजा बनता था, ठीक। बाकी सब युवराज रहते थे या राजकुमार रहते थे, और युवराज जो है वो सबसे बड़ा बेटा होता था, बाकी सब राजकुमार रहते थे। लेकिन अगर बड़े बेटे की जो है मृत्यु हो जाती थी, तो उससे फिर छोटा वाला, उससे छोटा जो है वो राजा बनता था। अब हर्ष के पिता के बड़े हर्ष अपने पिता के बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने थे। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला, तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी, उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। अब जो है यहाँ पर युद्ध हुआ, ठीक। तो युद्ध होने के बाद में इनको वापस जो है पीछे लौटकर आना पड़ा। अब ये बंगाल और नर्मदा, ये जो है हम देखेंगे यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखिए, ये जो है नर्मदा नदी बह रही है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो है नर्मदा नदी का हिस्सा है, और ये कन्नौज है, और मतलब जो है ये जो अगर हम बात करें, ये जो हिस्सा है ये दक्कन का पठार जो है वो कहलाता है, ठीक। तो चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ। इस काल में पल्लव, चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। तो दक्षिण भारत हमने देख लिया। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों में से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच स्थित था। अब ये हम जो है मैप में आप देखते रहिए, मुझे बार बार ऊपर जाना पड़ेगा। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहां कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। अब देखिए, मंदिर जो है बहुत सारे बन गए, व्यापारी भी वहाँ रहते थे, व्यापारिक केंद्र बन गए वो। तो क्या हुआ कि मंदिरों में भी चढ़ावा आता था, धन बहुत ज़्यादा रहता था। उस समय के मंदिर जो है बहुत संपत्ति के मामले में बहुत आगे थे। इसके अलावा व्यापारियों पे भी संपत्ति रहती थी। तो पल्लव और चालुक्य क्या करते थे कि एक दूसरे की राजधानियों को निशाना बनाते थे और उन पर युद्ध करते थे। और जब युद्ध मान लीजिए कभी जीत जाते, कभी वापस आना पड़ता, तो उस समय जो है लूट मार जो है होती थी। अगर जीत जाते थे और वहाँ से जो है सारी संपत्ति छीनकर अपने वापस जो है आ जाते थे। कभी कभी जो है राजा को भी अपनी राजधानी छोड़कर भागना पड़ता था। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है कि इसमें उनके पूर्वजों, खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता है।
कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। तो ये जो है आपस में ही जो है काफ़ी इनका कन्फ्लिक्ट होता था, काफ़ी एक दूसरे से लड़ते रहते थे। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट और चोलों ने समाप्त कर दिया। अब ये हम जो है अगले क्लास की जो है सामान्य धनी किताब में पढ़ेंगे। फिलहाल में आप ये समझ लीजिए कि जब दो राज्य आपस में हमेशा लड़ते रहेंगे तो क्या होगा कि वो धीमे धीमे कमज़ोर होते रहेंगे, और उनके जो आस पास में जो राजा रहे होंगे, ठीक है, तो वो जो है पावरफुल होते जाएंगे, उनके पास ताकत आती रहेगी, है ना। धीमे धीमे क्या होगा कि एक दिन वो उनके राज्य से ही लोग निकलकर उनके राज्य पर शासन करने लगेंगे। वे कौन से अन्य शासक थे जो तटों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे? तो ये चैप्टर 9 में हमने देखा था, सातकर्णी था, है ना, गौतमीपुत्र सातकर्णी। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था? पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि का कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर अब देखिए, हमने पिछले चैप्टरों में बात की थी कि गांव का जो मुखिया होता था, गांव में एक मुखिया जो चुन दिया जाता था, जो ज़्यादातर जो है गांव का जमींदार होता था। तो वो क्या करता था, वो सारा प्रशासन, उस इलाके का जितना प्रशासन होता था वो सारा मतलब जो है संभालता था। जैसे राजा के लिए कर इकट्ठा करना। इसके अलावा अगर हम बात करें न्यायाधीश की भी जो है वो भूमिका निभाता था। इसके अलावा पुलिस की भूमिका निभाता था, ठीक। तो ये सारे जो है कार्य उसके ऊपर थे। धीमे धीमे क्या हुआ कि ये लोग भी पावरफुल होते गए। कुछ जो है, जैसे अगर हम बात करें, कुछ थोड़ी बचत करके, है ना, राजाओं की नज़रों से छुपाकर जो है बचत करते रहे, और धीमे धीमे ये लोग भी पावरफुल होते गए। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता के पद पाते थे। जैसे कि कवि हर्षेण अपने पिता की तरह महादंड नायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। जैसे हर्षेण एक महादंड नायक होने के साथ साथ कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। अब हर्षेण के बारे में बताया जा रहा है कि जैसे मान लीजिए किसी राज्य से युद्ध होना है या शांति की वार्ता करनी है, तो वो जो है इसमें सुझाव देता था, वो इन चीज़ों का मंत्री था, है ना। आज के समय में भी देखते हैं ना हम, विदेश मंत्री अलग होता है ना, और गृह मंत्री अलग है, और वित्त मंत्री अलग है। उस समय में क्या होता था कि कभी कभी क्या होता था, बहुत सारे मंत्री होते थे। कभी कभी क्या होता था कि एक ही मंत्री जो ज़्यादा, मतलब जो है अगर कहा जाए तो ज़्यादा ज्ञानी होता था, या ज़्यादा भार अपने कंधों पर उठा सकता था, या इसके अलावा राजा का बहुत जो है करीबी होता था, तो वो कई सारे पदों पर जो है कार्य करता था। संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक यानी मुख्य शिल्पकार, कायस्थ यानी लिपिकों के प्रधान जैसे कुछ लोग होते थे। जो राज्य का लेखा जोखा रखते थे वो लिपिक कहलाएंगे, है ना। और शिल्पकार जो है वो भी जो है काफ़ी अपने क्या कहा जाए कि प्रभाव अपने राजा के ऊपर रखता था। तो और बैंकर होते थे जो धन जो है देते थे, है ना, व्यापार करने के लिए। इसके अलावा व्यापारियों का समूह भी हो जाता था। तो वो जो है काफ़ी कहा जाए तो प्रमुख व्यक्ति थे किसी भी राज्य में। इस तरह की नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली होती थीं, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। अब मान लीजिए कोई राजा का बहुत विश्वास पात्र है, और उसने जो है राजा ने जो है अपने सारे ज़्यादातर काम जो है उसको दे रखे हैं, तो एक समय क्या आएगा कि वो जो है खुद अपना एक अलग राज्य स्थापित कर लेता था। सोचकर बताओ कि अफसरों का पद आनुवंशिक कर देने में क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। अब इसके बारे में आपको सोचना है
कि अगर मान लीजिए कि कोई अधिकारी आपके यहाँ है ना, मान लीजिए प्रधान को ही अगर गांव के ले लें, तो प्रधान है, फिर उसका बेटा भी अगर प्रधान बन जाए तो फिर क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं, है ना। आप उसके खिलाफ़ बोल नहीं सकते क्योंकि वो हमेशा से प्रधान रहेगा, वो आपको दबाता रहेगा, आप उसकी शिकायत नहीं कर सकते क्योंकि वो अपने पद पर बना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसके बारे में ज़रा गौर से सोचिए। एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिनमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजाओं को सैनिक सहायता देते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनमें से कुछ को भूमिदान दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना और घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। अब जैसे मान लीजिए कोई राजा है, उसके राज्य में कुछ लोग जो है धनवान होते चले गए, धीमे धीमे धनवान होते चले गए। पता चला वो अपनी सुरक्षा के लिए कुछ सैनिकों को अपने साथ रखने लगे। धीमे धीमे क्या किया कि उन्होंने अपनी पूरी सेना जैसी बना ली। अब ऐसे में क्या होगा कि मान लीजिए कोई राज्य है उसके पड़ोस का, या उसी राज्य के राजा ने किसी पड़ोसी राज्य से युद्ध किया, या मान लीजिए उस पर आक्रमण हो जाता है, तो वो देखता है कि मेरी सेना जो है नहीं जीत पाएगी इस सेना से। तो वो क्या करता था कि जो धनवान व्यक्ति है जिसके पास सेना भी है, उसको बुला लिया, है ना, अपनी सहायता के लिए, और कहा कि बदले में हम तुम्हें इतनी ज़मीन देंगे जिससे आप अपना कर लेते रहना, और अभी जो है फ़िलहाल में हमारी सहायता आप कीजिए। ऐसे में क्या होगा कि धीमे धीमे उसके पास जो है ज़मीन की भरमार होती जाएगी, है ना, तो जो है और शक्तिशाली होता जाएगा। और पता चला कि कुछ दिन बाद उसने जो है अपना खुद का स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। कभी कभी तो जो है अगर हम देखें कि राजा को ही जो है नीचे उतारकर और खुद गद्दी पर बैठ गए। दक्षिण के राज्यों में सभाएं। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ उर नामक ग्राम सभा होने की बात कही गई है। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी और शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रहीं। अब धीमे धीमे क्या हुआ कि जो व्यापारी थे या भूस्वामी थे वो और ज़्यादा शक्तिशाली होते गए। उनके जो है अपने जो धीमे धीमे समय आने पर वो अपने संगठन भी बनाते गए, अपने राज्यों का भी निर्माण करते गए। तो क्या हुआ कि भारत का अगर आप देखेंगे कि पहले जो है मौर्य साम्राज्य था, उसके बाद में गुप्त साम्राज्य आया, तो ये पावरफुल साम्राज्य थे। लेकिन धीमे धीमे क्या हुआ कि ये टूटते गए और बहुत सारे नए राज्य बनते गए, जिससे जो है पूरा भारत कई हिस्सों में टूट गया और कई नए राज्य जो है अस्तित्व में आने लगे, जिन्हें हम आगे जो है पढ़ेंगे। उस ज़माने में आम लोग, जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो इसके उदाहरण देखते हैं। अब देखिए, जब राजा है, राजा के ही दरबार में कवि है, तो वो क्या करेगा कि कवि है या कोई लेखक है, वो हमेशा राजा के ही बारे में लिखेगा, है ना। आम जनता के बारे में उतनी खास जानकारी किसी भी जो है साक्ष्य से या किसी पुस्तक से इतनी ज़्यादा खास जानकारी नहीं मिलती। केवल कुछ नाटक ऐसे दिए हुए हैं जिनमें जो है आम जन की क्या स्थिति थी, वो कैसा उनका रहन सहन था, क्या कार्यक्रम वो करते थे, है ना, रिचुअल्स, और क्या उनके जो है धार्मिक मान्यताएं थी, उनको जो है नाटकों में ही ज़्यादातर पता चलता है। तो कालिदास के नाटक के बारे में यहाँ बात की है। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग और महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं।
उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। तो इसमें हम समझ सकते हैं कि राजा के जो कर्मचारी थे वो समाज पर अपना जो है प्रभाव कैसे दिखाते थे। इसके अलावा जो संस्कृत भाषा की अगर बात की जाए तो वो क्या है कि विद्वानों की भाषा जो है बनकर रह गई थी। आम जनता जो है वो प्राकृत का इस्तेमाल करती थी। मछुआरे को एक अंगूठी मिली, ये कहानी दी गई है। एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी, पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बुरी तरह से पेश आया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुआ। उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। आज अगर किसी गरीब आदमी को कुछ मिलता है और वह पुलिस में खबर करता है तो क्या उसके साथ इसी तरह का बर्ताव किया जाएगा? एक प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताओ जिसने प्राकृत में उपदेश दिए, और एक राजा का नाम बताओ जिसने प्राकृत में अपने अभिलेख लिखवाए। अब देखिए, इन दोनों के बारे में ये एक प्रश्न है जो हमने पीछे पढ़ा है, उसके बारे में है। तो उपदेश देने की बात है तो महात्मा बुद्ध ने जो है प्राकृत भाषा में अपने उपदेश दिए थे, जिससे क्या हुआ कि बौद्ध धर्म आम धर्म जो है क्या कहते हैं कि विश्व धर्म बन गया था, क्योंकि सभी लोग जो है उसको समझ सकते थे, उसकी बातों को समझ सकते थे, है ना, उसके नियम कानून समझ सकते थे। और राजा जो है वो अशोक के बारे में बात हो रही है ना। तो इसके दोनों के जवाब जो है मैंने आपको दे दिया है। आप इनके बारे में एक बार जो है दोबारा वीडियो देख सकते हैं या अपनी किताब जो है उलट कर देख सकते हैं। चीनी तीर्थयात्री फाशियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं कि अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए लकड़ी के एक टुकड़े पर एक चोट करते रहते थे। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है, वो नीचे देंगे। अब हम सोच सकते हैं कि उस समय जो है जाति प्रथा का कितना जो है प्रभाव था कि कोई व्यक्ति जो अछूत है, जिनको अछूत की श्रेणी में रखा गया है, वो क्या करता था कि जब वो राज्य के या नगर के किसी के अंदर आता था, किसी नगर के अंदर या राज्य के जो है अगर कहा जाए कि गाँव के अंदर, तो उसको जो है आवाज़ देते हुए या जो है कहा जाए कि कोई चीज़ बजाते हुए आना पड़ता था, ताकि जो है लोग उसको मतलब जो है लोग गलती से उसको छू ना लें, है ना। तो ये सब चीज़ थी। तो ये कितनी बुरी जो है स्थिति उस समय रही होगी, ये हम सोच सकते हैं। राजा की सेना। राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियार के अतिरिक्त रोज़मर्रा के उपयोग में आने वाली चीज़ें जैसे बर्तन, असबाब, जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे, खाने पीने का सामान, बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीज़ें शामिल होती थी। ये सारी चीज़ें ठेले गाड़ियों पर या ऊँटों और हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाई जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल और तुरही बजाते हुए चलते रहते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़ और फूलों का उपहार लाते थे और जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे, लेकिन ताकि अपनी शिकायतों या कोई अनुरोध उनके सामने रख सकें। पर यह सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थीं। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिलों में जुते बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बाणभट्ट लिखते हैं कि पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। अब आप सोच सकते हैं कि कोई राजा जब युद्ध पर निकल रहा है तो वो कितनी तबाही मचाते हुए जो है जाता था। और सोचिए जब वो किसी अनजाने जगह से जो है निकल रहा है, तब ये हाल है जब लोग उसका सत्कार करने के लिए तैयार हैं। वहीं अगर जब युद्ध मैदान में जब युद्ध होता होगा या किसी राजा के राज्य में जब युद्ध होता होगा तो वहाँ जो है कैसी
मतलब जो है विध्वंसकारी जो है स्थिति रहती होगी। ये चीज़ हमें अपने जो है गौर से सोचनी चाहिए। सेना के साथ में ले जाए आने वाली चीज़ों की सूची बनाओ जो ऊपर दी गई हैं, उनको हम एक बार देख लेंगे। ग्रामवासी राजा के लिए क्या क्या लेकर आते थे तो वो हमने देख लिया। ऊपर दही गुड़ है ना, फूल वूल जो है लेकर आते थे। इसके अलावा जानवरों का चारा भी जो है वो देते थे। अब अन्यत्र की बात करते हैं तो हम जो है अरब क्षेत्र की बात कर रहे हैं इस चैप्टर में, जो हमारा लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर का। तो उसमें जो है एक मान लीजिए हमने अभी भारत के बारे में पढ़ा, अब भारत से कहीं अन्य की जगह पे जो है बात करेंगे हम। तो मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। दरअसल अरब व्यापारी और नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन थे, जो घुमक्कड़ कबीले होते थे। ये मुख्य रूप से ऊँटों पर आश्रित होते थे, क्योंकि यह एक ऐसा मजबूत जानवर था जो मरुभूमि में स्वस्थ रह सकता था। अब एक तो बेदुइन हो गए, एक कुछ अरब व्यापारी थे जो भारत से व्यापार करते थे। सामान कुछ भारत से ख़रीदा और उसको जो है कहा जाए कि रोमन साम्राज्य में जाकर बेच दिया। ठीक, तो वो जो है व्यापार करते थे। और यही जो है यूरोप से और क्या कहा जाए कि भारत या फिर दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से जो है इनका ही व्यापार ज़्यादातर चलता था। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना। उनके बाद सभी को समान माना गया है। यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश दिया गया है। अब कुरान में क्या लिखा है वो चीज़ हम पढ़ेंगे। मुसलमान स्त्रियों और पुरुषों के लिए, विश्वास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, भक्त स्त्रियों और पुरुषों के लिए, सच्चे स्त्रियों और पुरुषों के लिए, धैर्यवान और स्थिर मन के स्त्रियों और पुरुषों के लिए, दान देने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, उपवास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अपनी पवित्रता बनाए रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अल्लाह को हमेशा याद करने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए। अल्लाह ने इन सब के लिए ही क्षमा और पुरस्कार रखा है। अगले 100 साल के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान, भारत में फैल गया। अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप की तटीय बस्तियों से पहले ही परिचित थे, अब अपने साथ इस नए धर्म को भी ले आए। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध, आज के पाकिस्तान को जीत लिया था। तो पहले जो है यहाँ पर वैसे भी बहुत सारे धर्म थे। ब्राह्मण था, जैन था और बौद्ध धर्म का जो है अपना प्रभाव था। तो धीमे धीमे क्या हुआ कि जो व्यापारी थे वो इस्लाम धर्म में जब जुड़ गए तो वो भी जो है दक्षिण भारत में अगर कहा जाए कि ज़्यादातर वो जो है तटीय क्षेत्रों में आते थे व्यापार करने। तो उन्होंने जो है अपना प्रभाव वहाँ बना रखा था और धीमे धीमे वहाँ पर भी जो है लोग इस्लाम धर्म को स्वीकार करते गए। इसके अलावा जो आज के समय में मौजूदा पाकिस्तान है उस पर भी जो है अगर कहा जाए कि सिंध जो भाग है उस पर जो है इस्लाम धर्म के जो कहा जाए सिपाही थे उन्होंने जो है आक्रमण किया और उसको अपने जीत लिया था। ठीक है, तो आज अपना ये चैप्टर समाप्त होता है और एक लास्ट चैप्टर इस बुक का रह गया है। उसके बाद में हम जो है कक्षा 7 में जो है पहुंच जाएंगे और कक्षा 7 की NCERT को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको चैप्टर कैसा लगा इस बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको इस चैप्टर से कोई सहायता मिली है इस वीडियो से तो आप एक लाइक दे सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर आपका कोई मित्र है वो भी जो है किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो ये हमारा जो है चैनल हमने जो है जल्द में ही शुरू किया है जो आप लोगों की सहायता करेगा। तो इसी के साथ आज की जो है बात समाप्त करते हैं। धन्यवाद।